आज हम मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन यानी दिशाओं के लिए मिलर सूचकांकों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने तलों के लिए, जालक और क्रिस्टल के अलग अलग तलों के लिए मिलर सूचकांक किस प्रकार निकाले जा सकते हैं, यानी मिलर इंडिसेस किस प्रकार निकाले जा सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की थी। यहाँ हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की, यानी घनीय क्रिस्टल तंत्र के लिए, घनीय क्रिस्टल तंत्र की जालक के एक एकांक कोशिका यानी यूनिट सेल ली हुई है। इसमें हम इसकी सहायता से हम दिशाओं के मिलर सूचकांक किस तरह से निकाले जाते हैं उसको देखेंगे। तो ये अलग अलग स्टेप्स हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं, जिन्हें हमें दिशाओं के मिलर सूचकांक निकालने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रॉ अ वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ विच वी हैव टू फाइंड मिलर इंडिसेस। सबसे पहले हमें उस दिशा को इंगित करता हुआ एक सदिश बनाना होता है, जिस दिशा के हम मिलर सूचकांक यानी मिलर इंडिसेस निकालना चाहते हैं। जैसे सब हम मान लीजिए इस दिशा के मिलर सूचकांक निकालना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उस दिशा में एक सदिश का निर्माण करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप है इरेक्ट द क्रिस्टलोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओरिजिन शुड लाई ऑन द वेक्टर। हमें अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि एक क्रिस्टलोग्राफिक निर्देश तंत्र बनाना है। क्रिस्टलोग्राफिक निर्देश तंत्र क्या होता है, ऐसा निर्देश तंत्र यानी ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसकी जो एक्सिस है माने अक्ष है वो आपकी यूनिट सेल के एजेस के किनारों के अलोंग हो। ये जो एजेस हैं इसके अलोंग होती है क्रिस्टलोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्सिस। और इस एक बात को और ध्यान देना है कि उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है, जो मूल बिंदु है, वो ये जो आपने सदिश बनाया है उस पर होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब मिलर इंडिसेस प्लेन्स के लिए निकालते हैं, उसके लिए हमने बात की थी कि जो तल के मिलर इंडिसेस निकालने हैं उसमें जो आप क्रिस्टलोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं उसका जो ओरिजिन है उस तल पर स्थित नहीं होना चाहिए। लेकिन दिशाओं के लिए जब मिलर इंडिसेस निकालते हैं तो जो क्रिस्टलोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने बनाया है उसका जो ओरिजिन है, मूल बिंदु है, वो उस सदिश की ओर इंगित करता हुआ जो उस दिशा की ओर इंगित करता हुआ जो सदिश है उसके ऊपर स्थित होते हैं। तो यहाँ हम एक क्रिस्टलोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें। इसके आप देख रहे हैं इसके जो अक्ष हैं वो इस एकांक कोष्टिका के दिशा में है, एकांक कोष्टिका के एजेस के दिशा में है, और जो मूल बिंदु है वो वेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है, सदिश के ऊपर स्थित है। अब तीसरा स्टेप क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point lying on the vector in terms of lattice parameters a, b, c। आपको क्या करना है कि इस सदिश पे कोई भी एक बिंदु ले लें, उस बिंदु के निर्देशांक निकालने किसके टर्म्स में, लैटिस कांस्टेंट, जालक नियतांकों के पदों में इसके उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं।
आप जो बिंदु है जिसके आप निर्देशांक निकालेंगे वो वेक्टर में इस सदिश पर कहीं भी लिया जा सकता है। फिर क्या करना है, चेंज ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स इनटू स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर्स बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग विथ ए कॉमन नंबर। आपको फिर क्या करना है कि जो आपने निर्देशांक निकाले जालक नियतांकों के पदों में, तो उन जो 3 निर्देशांक निकलेंगे, एक तो वेक्टर ए के डायरेक्शन का, वेक्टर बी के डायरेक्शन का, वेक्टर सी की डायरेक्शन का। तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में हम जो जालक नियतांक ले रहे हैं वो स्मॉल ए है, मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जालक नियतांक कहलाती है। तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में जो निकटतम बिंदु है उनके बीच की जो दूरी है वो जालक नियतांक कहलाएगी। उसे हम उसे स्मॉल ए से लेंगे। वेक्टर बी के डायरेक्शन का जो जालक नियतांक है उसे हम स्मॉल बी से लेंगे, और वेक्टर सी के डायरेक्शन का जो जालक नियतांक है, मतलब लैटिस कांस्टेंट है उसमें, उसे हम स्मॉल सी से लेंगे। तो अब जब आप निर्देशांक निकाल लेंगे, कोई भी बिंदु जो कि इस सदिश पे लाई कर रहा है, स्थित है, उसके जब आप निर्देशांक निकाल लेंगे ए बी सी के टर्म्स में, तो यदि वो तीनों जो निर्देशांक हैं वो यदि तीनों फ्रैक्शन में है या तीनों स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर में नहीं है, तो किसी कॉमन नंबर का, किसी एक संख्या का उसमें या तो डिवाइड कर दे, मतलब भाग दे दे, या गुणा कर दे, जिससे तीनों एक स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर यानी न्यूनतम पूर्णांकों के समुच्चय में परिवर्तित हो जाएं। फिर उन तीनों राशियों को आप इस स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। इस बात पे स्पेशली ध्यान देना है कि लिखते समय इनके बीच में कोई भी कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह नहीं होना चाहिए। तलों के जो मिलर इंडिसेस हैं और दिशाओं के मिलर इंडिसेस में एक लिखते समय एक बड़ा फर्क है कि तलों के जो मिलर इंडिसेस हैं वो स्मॉलर ब्रैकेट यानी राउंड ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज किए जाते हैं, और जो दिशाओं के मिलर इंडिसेस हैं वो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज किए जाते हैं। ये मेजर डिफरेंस है। दोनों में एक ही बात है कि हम उस लिखते समय कोई कॉमा, फुल स्टॉप या स्पेस नहीं छोड़ते हैं। अब इसका जैसे हम उदाहरण ले रहे थे, हमने बात की थी कि आप कोई भी बिंदु ले लें इस पर और उसके जालक नियतांकों के पदों में निर्देशांक निकालें। तो मान लीजिए हम ये बिंदु जो कि इस सदिश पे लाई कर रहा है, स्थित है, इसके निर्देशांक निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे कि आप सबसे पहले आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको वेक्टर ए की डायरेक्शन में यहाँ तक आना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा वेक्टर बी की डायरेक्शन में, और वेक्टर सी की डायरेक्शन में यहाँ पर तब आप इस बिंदु पर पहुंचेंगे। तो हमने बात की थी स्मॉल ए इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, स्मॉल बी वेक्टर बी की डायरेक्शन में लैटिस कांस्टेंट, और स्मॉल सी वेक्टर सी की डायरेक्शन में। तो यहाँ 1a आगे बढ़े, 1b आगे बढ़े वेक्टर बी की दिशा में, और वेक्टर सी की दिशा में 1c। तो 1a प्लस 1b प्लस 1c, तो abc के पदों में 1 1 1। चूंकि ना तो ये फ्रैक्शन में है और साथ ही स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर है ये, तो हम इसको ना किसी संख्या से गुणा करने की जरूरत है, ना किसी का भाग देने की जरूरत है। तो हम इसे यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर दें 1 1 1। ये इसके दिशा के मिलर सूचकांक है। एक और उदाहरण ले लें। ये यहाँ पर मान लीजिए इस दिशा के मिलर सूचकांक निकालने हैं आपको, तो हमने इस दिशा के अलाउंग एक सदिश बना लिया है और वही ओरिजिन लिया हुआ है। क्योंकि ये वाला बिंदु
इस वेक्टर पे भी लाई कर रहा है, इसलिए हम इसे ओरिजिन ले सकते हैं। और ये बिंदु हम ले लेते हैं निर्देशांक निकालने के लिए। इस बिंदु यहाँ पर इस कोने बिल्कुल एंड पे जो टिप पे है बिंदु, उसके निर्देशांक निकालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ आगे बढ़ना है वेक्टर बी की दिशा में और वेक्टर सी की दिशा में। तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे। वेक्टर ए की दिशा में आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वेक्टर ए की दिशा में हम आगे बढ़े ही नहीं है। वेक्टर बी की दिशा में 1b और वेक्टर सी की दिशा में 1c। तो 0 + 1b + 1c, तो ये हो गया 0 1 1। ये भी स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर है, तो आप मिलर इंडिसेस इसके हो गए 0 1 1। इस डायरेक्शन के मिलर इंडिसेस 0 1 1। अब एक और एग्जांपल लें, ये वाला। ये जो दिशा है वो ऊपर के ये सब ऊपर का तल है और उसके मध्य में से होकर निकल रही है, यहाँ से मध्य में। वही सबसे पहले निर्देश तंत्र बना लें, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया है। ओरिजिन हमारा सदिश के ऊपर ही स्थित है। अब इसके हम इसको हमने बात की थी कि आप किसी भी बिंदु को जो कि सदिश पे लाई कर रहा है उसको ले सकते हैं निर्देशांक निकालने के लिए। तो हम ये इस बिंदु को ले लेते हैं, ये सदिश पे लाई कर रहा है। तो यहाँ ये जाने के लिए सबसे पहले आपको कैसे, हाफ ए, वेक्टर ए में पूरा आगे नहीं बढ़ना। ये जो बिंदु है ये बिल्कुल इसके ऊपर स्थित है, तो हमें पहले यहाँ जाएंगे फिर ऊपर। तो यहाँ जाने के लिए हमें इधर जाने के लिए पहले हमें हाफ ए आगे बढ़ना। वेक्टर ए की दिशा में हाफ ए, यहाँ से यहाँ तक तो 1a हो जाएगा, एक जालक नियतांक के बराबर हो जाएगा। तो हमें हाफ ए तक ही जाना है, हाफ ए और हाफ बी, वेक्टर बी की दिशा में हाफ बी, और वेक्टर सी की दिशा में यानी हाफ ए हाफ बी और वेक्टर सी की दिशा में सी 1c आगे बढ़ना है। तो हाफ ए प्लस हाफ बी प्लस सी, ए का आधा, बी का आधा और सी पूरा आगे आप बढ़ेंगे, तब आप इस बिंदु पर पहुंचेंगे। तो इसके निर्देशांक हो गए हाफ 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 1, हाफ हाफ 1। लेकिन अब आप देखो ये फ्रैक्शन में है ना, पूर्णांक नहीं है, तो हमें इसे पूर्णांकों में बदलना है, और वो भी न्यूनतम पूर्णांकों का समुच्चय होना चाहिए। तो हाँ, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें। तो हाफ 2 से मल्टीप्लाई किया तीनों को, तो ये 1 1 2। तो ये स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर हो गया 1 1 2। इसे आप एनक्लोज कर दो स्क्वायर ब्रैकेट में। तो इस दिशा के निर्देशांक हो गए 1 1 2। अब हम घन की दिशाओं के निर्देशांक लेते हैं। यह क्रिस्टल तंत्र, घनीय क्रिस्टल तंत्र के ही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अधिकतर हम लोग घनीय क्रिस्टल तंत्र के, जबकि हमारे पास 7 क्रिस्टल तंत्र हैं, लेकिन हम अधिकतर घनीय क्रिस्टल तंत्र का ही एग्जाम्पल लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि सिमेट्री के, इसमें सममिति होती है, सिमेट्री के कारण ये समझने में आसान होता है। इस कारण से अधिकतर हम लोग घनीय क्रिस्टल तंत्र का ही एग्जाम्पल लेते हैं, जबकि आप अन्य क्रिस्टल तंत्र के लिए भी इसी तरह से दिशाओं के और तलों के मिलर सूचकांक निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इस डायरेक्शन को देखें। इस डायरेक्शन के लिए हम मिलर इंडिसेस निकाल रहे हैं। तो हमने जो ये क्रिस्टलोग्राफिक निर्देश तंत्र लिया है, इसका मूल बिंदु इस सदिश पे लाई कर रहा है, तो हम इसे ले सकते हैं क्रिस्टलोग्राफिक निर्देश तंत्र। इसके
इसके लिए हमें केवल ये जो बिंदु है इसको ले ले हम, इसके निर्देशांक निकालें तो 1a, बी और वेक्टर बी और वेक्टर सी में के डायरेक्शन में चलना ही नहीं है, तो 1a प्लस 0 प्लस 0, ये हो गया 1 0 0। तो इसके दिशा के जो मिलर सूचकांक हो गए वो 1 0 0। अब इस दिशा के निकालें तो इस पर भी ये मूल बिंदु है, तो हम इस तंत्र को ले सकते हैं, इस निर्देश तंत्र को। तो इसके हो जाएंगे वेक्टर ए और वेक्टर सी के डायरेक्शन में चलना नहीं है तो 0 0, और हम 1 भी आगे बढ़े थे तो ये होगा 0 1 0। तो इसके निर्देशांक हो मूलर सूचकांक होगा 0 1 0। वैसे ही इसके हो जाएंगे 0 0 1, वेक्टर ए की डायरेक्शन में नहीं जाना है, वेक्टर बी की डायरेक्शन में नहीं जाना है, वेक्टर सी की डायरेक्शन में 1 सी, तो 0 0 1 0 0 1। इसके मिलर सूचकांक हो गए इस दिशा के। अब हर बार हमने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है, वेक्टर ए की ये पॉजिटिव डायरेक्शन, वेक्टर बी में भी वेक्टर सी। यदि हम मान लीजिए वेक्टर सी में नेगेटिव डायरेक्शन में जाएं, तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाने के बाद भी जो मिलर सूचकांक है, हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं या पॉजिटिव डायरेक्शन में। मिलर सूचकांक निकालने के लिए बिल्कुल वही विधि है जो कि हमने अभी डिस्कस की थी, बस उसमें अंतर ये है कि यदि हम नेगेटिव डायरेक्शन में हैं किसी निर्देशांक अक्ष के अलावा, तो उसके अलावा जो मिलर इंडिसेस है उसके ऊपर बार का साइन लग जाता है। जैसे यदि हम वेक्टर सी में नेगेटिव डायरेक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो इसके मिलर सूचकांक 0 0 1 ही होंगे जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन के थे, लेकिन अंतर क्या हो जाएगा कि जो सी का मिलर सूचकांक सी के लिए जो मिलर सूचकांक है उसके ऊपर बार लग जाएगा, तो ये जो हो जाएगा ये बार लगा दिया 0 0 1 बार। वैसे ही यदि माइनस वेक्टर बी इस डायरेक्शन में जाएं तो 1 के ऊपर बार लग जाएगा, और वैसे ही यदि माइनस वेक्टर ए के डायरेक्शन में जाएं तो ये इधर ये थोड़ा सा ये गलत है, ये होगा 1 बार 0 0, यहाँ गलती हो गई है टाइपिंग में, तो ये होगा 1 बार 0 0 0 0 1 बार तो माइनस वेक्टर सी में, और माइनस वेक्टर ए में 1 बार 0 0, तो ये टाइपिंग एरर है, ये 1 बार 0 0 होगा। तो ये जो 6 डायरेक्शंस हैं क्यूब की, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी की डायरेक्शन, माइनस वेक्टर ए, माइनस वेक्टर बी, ये माइनस वेक्टर सी, ये 6 डायरेक्शन इक्विवेलेंट डायरेक्शंस हैं, तुल्य हैं एक दूसरे के, इसलिए इन्हें हम इन 6 को 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 बार 0 0 0 1 बार 0 और 0 0 1 बार, इसे इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट में एनक्लोज करके लिखते हैं। भले आप 1 0 0 लिख दो या 0 1 0 लिख दो या 0 0 1 लिख दो, लेकिन अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम 6 दिशाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे हम इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट में एनक्लोज करके बताते हैं। लेकिन हमें ये बताना आवश्यक है कि हम इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया है, और फिर हमें क्रिस्टल तंत्र के बारे में बताना पड़ेगा कि हम किस क्रिस्टल तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 6 इक्विवेलेंट है, ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 6 डायरेक्शंस इक्विवेलेंट है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि किसी और किसी और क्रिस्टल सिस्टम में या क्रिस्टल तंत्र में
ये 6 डायरेक्शन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो हमें ये लिखते समय ये बताना पड़ेगा कि हम किस क्रिस्टल तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। धन्यवाद।